बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खैरुल्लाह अजीज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खैर की बात। बात करेंगे कराची में बारिशों और अर्बन फ्लड की। बारिशों से क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इस पे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। हम कुछ इससे जुड़े दीगर इश्यूज पे बात करेंगे। जिम्मेदार कौन है, आवाम का क्या किरदार रहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी पे ही सारा मलबा क्यों गिराया जा रहा है, एमक्यूएम का क्या रोल रहा इन तमाम चीज़ों में, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई है। तो कोई भी जमात होती जिसके पास ये इख्तियार होता कराची के मामलात को, वो नाकाम हो जाती। पीपल्स पार्टी कुछ जिम्मेदारी इस हद तक तो आयद होती है कि ईद की छुट्टियों के दौरान बहुत सारे इश्यूज, फिर लोगों के जो शिकवे हैं वो इस मौके के लिए ही होते हैं कि मुख्तलिफ इदारों में अफसरान और मुलाजमीन का ताल्लुक इस शहर से नहीं होता, तो वो छुट्टियां मनाने गए थे, इस वजह से वो फौरी रिस्पांस ना मिल सका इमदादी कार्रवाइयों में। या हम देख रहे थे कि दौरान ईद अलाइशे उठाने का काम सही तरीके से नहीं हुआ। इदारा मौजूद था, वर्कर भी थे, गाड़ियां भी थी, लेकिन गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था। तो इस हद तक तो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन कुदरती आफत का मुकाबला नहीं किया जा सकता जिस बहुत ज़्यादा जो बारिश हुई थी। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड है। डीएचए क्यों डूब गया, उसकी जिम्मेदारी ना तो सिटी गवर्नमेंट की है और ना पीपल्स पार्टी की है, सिंध गवर्नमेंट की। वहां से तो टैक्स कोई और ले रहा है। वो तो पूरा मुल्क चलाने की दावेदार है और कहा जाता है कि मुल्क के असल हुक्मरान वही लोग हैं। तो उनसे एक डीएचए या कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलाके हैं वह उन्होंने इंतजाम क्यों नहीं किए थे। तो सिर्फ पीपल्स पार्टी या सियासी जमातों पे इल्ज़ाम लगाना पूरे कराची का वो मुनासिब नहीं है। इसमें आगे मजीद बात यह है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी क्यों, पीपल्स पार्टी की एक इत्तेहादी जमात हुआ करती है, थी माजी में 90s से लेके, वो हर दौर में हुकूमतों में रही, फिर खला लेके अलग हो जाती थी, फिर मुतालबात उनके माने जाते थे और ब्लैकमेल करती रही वो, और फिर वो हुकूमत में आ जाती। उस जमात का क्यों नाम लेना। इस मौके पे भी वो मजलूमियत का प्रचार कर रही है और गिले शिकवे कर रही है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदार वो जमात है। उन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग की, अपने इत्तेहादी को ब्लैकमेल किया, लेकिन आवाम के लिए नहीं, कराची के बासियों के लिए नहीं, अपने लिए ज़्यादा हिस्सा मांग के ज़्यादा वजारतें, मनपसंद वजारतें ली। इस शहर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब भी अगर आपको याद हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत अगर ख़त्म हुई है तो उसमें बड़ा किरदार कराची से ताल्लुक़ रखने वाली इस जमात एमक्यूएम का रहा। वो अगर अलग ना होती तो शायद पीटीआई को ये नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन ये क्यों अलग हुई, उनका क्या उनको क्या यकीन दहाने। वो अगर चाहती इस मौके पे इस शहर के लिए बहुत बड़ा पैकेज ले सकती थी, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने कराची के मैंडेट का सौदा किया। हमेशा से जब वो करती रही है, कराची के मैंडेट का सौदा किया अपने लिए। रिसेंटली उस जो वजारतें पहले से थी वो तो थी, अब वज़ीर आज़म का एक माविन खसूसी का ओहदा भी उनको मिल गया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदार तो वो हैं। और अब ये कराची के शहरियों के पास एक मौका है, अब बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, उसमें बदला लेने का। तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट करना ये मुनासिब नहीं है। एमक्यूएम सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस शहर की तबाही में, बराबर की बल्कि ज़्यादा हिस्सा एमक्यूएम का है। ये तो परवेज़ मुशर्रफ दौर में सयाह सफ़ेद की मालिक थी। लोग मुस्तफ़ा कमाल की बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल को एक पूरा तैयार प्रोजेक्ट्स मिले थे बहुत सारे। उनके पेशरो नियामतुल्लाह साहब ने इतने काम किए थे कि उनको एक टारगेट ऐसा मिला था कि टास्क मिला था कि आपने उससे बढ़ के काम डिलीवर करना है, वरना लोग तो आपको गालियां देंगे। तो एक तो पहले से उनके पास एक तमाम एक डिज़ाइन था, उसी पे उन्होंने काम किया। एक तो ये कि कराची में सिर्फ पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं है, कंटोनमेंट के एरियाज जो है किसके पास है वो जिम्मेदार है।
MQM بھی برابر کی شریک رہی ہے. اب عوام کے پاس موقع ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن میں ایسے لوگوں کا انتخاب کریں. ایک تو یہ کہ وہ یہی رہتے ہو، وہ اقتدار میں آنے کے بعد دولت بنانے میں نہیں لگے، وہ ملائیشیا، دبئی یا امریکہ نہ جائے، ان کے گھر یہیں پہ ہو، ان لوگوں کا انتخاب کرے. تو تب اس شہر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور شہری جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ کام کرنے والے کون ہیں. کام کرنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جو اقتدار میں نہیں رہے، صوبائی حکومت میں نہیں رہے، وفاق میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے اس شہر والوں کے مسائل کے لیے آواز اٹھائی ہے اور حل کروائے ہیں. بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 14 جولائی کو ایک اور سسٹم داخل ہوگا اور اس سسٹم سے 18-19 جولائی کو بہت تیز بارشیں وہ سسٹم برسائے گا. 60 سے 80 ملی میٹر بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور اربن فلڈ کا، پھر یہ بھی اربن فلڈ ہے، اربن فلڈ کا خطرہ ہے. تو ہمیں اب ایک اور چیلنج بھی درپیش ہے کہ ابھی پہلے کے مسائل تو حل نہیں ہوئے، آگے پھر مزید بارشیں ہوگی. تو اس کے لیے کم از کم حکومت سندھ اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو تیاری کرنی چاہیے. بات بارش اور تباہ کاری کی ہو رہی ہے تو بلوچستان سے بھی کچھ دوستوں نے گلے شکوے کی ہے کہ کراچی کی بارش کا تو بہت تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ جو ہے نا شور ہے، لیکن بلوچستان میں بارشوں سے 100 سے زائد اموات ہوئی ہے، مویشی لوگوں کے بہہ گئے ہیں، مر گئے ہیں. اس پہ وہ آواز نہیں اٹھائی جاتی. گلا شکوہ ان کا وجہ ہے اور یہ المیہ ہے. میں خود الیکٹرانک میڈیا میں رہا ہوں، ایک لمبے عرصے تک میں نے کام کیا اور یہ کبھی بھی ان کی ترجیح نہیں رہی. وہ کراچی، اسلام آباد، پنڈی، لاہور اہم ہے، کسی حد تک پشاور کو بھی کوریج ملتی ہے، لیکن کوئٹہ یا بلوچستان کے دیگر شہر اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہے. مجھے اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو حکمرانوں سے شکوہ کرتے ہیں، ہم وہاں کے سرداران سے شکوہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کو حق نہیں دیا جا رہا، لیکن ہمارا کیا کردار رہا ہے بطور میڈیا؟ ہمارا کردار بھی بہت افسوسناک ہے، کوئی قابل فخر نہیں ہے. تو کم از کم ہم ان کی آواز تو اٹھانا چاہیے، ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور ہم کوشش کریں گے، کم از کم میں اس یوٹیوب چینل خیر کی بات سے جو بھی مسائل ہوں گے، بلوچستان کے ہو یا KP کے ہو، اس پہ ہم بات کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ہو سکتا ہے اسی بارش اور کراچی کے نقصانات پہ ایک تفصیلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت شکریہ.